सालों की तारीख और करोड़ों की आबादी के इस इंसानी मुआशरे में हर शख्स एक जिंदा कहानी है, जहां अच्छाई और बुराई हालते जंग में है। और जब बुराई गालिब आती है अच्छाई पर, तो जन्म लेती है जुल्म कहानी। की कहानी बज़ाहिर दो अफराद की कहानी है, मगर ये कहानी है तनासुब के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी आबादी की, यानी नौजवानों की। ये वो कहानी है जिस पर ड्रामे बनते हैं, फिल्में बिकती हैं और किताबें लिखी जाती हैं। ये कहानी है शहर शहर, गली गली और हर नगर की। इस पर शायरों ने एशार कहे, फलसफी सर जोड़ कर बैठे और लोक दास्तानें रकम हुई। मैं हूं रेशम विर्क और ये है मोहब्बत की जुल्म कहानी। ये है साहिवाल के नवाही गांव दिल्लू मुराद के रहने वाले 25 साला शब्बीर और 22 साला फरजाना। फरजाना और शब्बीर पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका रिश्ता वाकफियत से मोहब्बत में बदल गया। मोहब्बत परवान चढ़ी तो दोनों ने शादी का सोचा। मोहब्बत होती क्या है? मोहब्बत जो है ये एक फितरी अमल है। मोहब्बत जो है वो किसी को पोजेस करने का बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। दो मुख्तलिफ जिन्सों के माबैन एक कशिश होती है जो अल्लाह ने रखी है, लेकिन उस कुर्बत के आदाब बताए गए। मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत जज्बा है और इससे अपनी जिंदगी में एक चाशनी, एक कंफर्ट, एक पीस, एक खुशी पैदा होती है। क्या इस्लाम में लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं? दीन मुकम्मल इजाजत देता है एक दूसरे को पसंद करने की। लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। शुरू में सोचो विचार कर लिया जाए, गौर व फिक्र कर लिया जाए, जरूरत के मुताबिक देख लिया जाए या गुफ्तगू कर लिया जाए, उसकी शरअन इजाजत है। मगर नामहरम से गहरा ताल्लुक, मोहब्बत, घूमना फिरना और रहना सहना निकाह के रिश्ते के बगैर ये शरअन नाजायज। इस्लाम बुनियादी तौर पर औरत और मर्द बालिग को हक देता है पूरे का पूरा। इंसानी नफ्सियात पर मोहब्बत का क्या असर होता है? हम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है तो इसमें हमारा कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है और हमारी कॉम्पिटेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, फ्लुएंसी बहुत ज्यादा, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। हमारी जो एनर्जी लेवल है बहुत, वो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लेवल बहुत हाई पे चला जाता है। फरजाना और शब्बीर ने अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए शादी का फैसला किया, मगर अच्छा तो फिर कब भेजूं अपने घर वालों को तेरे घर? क्यों? वो तेरे और अपने रिश्ते के लिए भाई, और किस लिए? क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो गई? वो कभी नहीं मानेंगे। क्यों? मैं अपने घर वालों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से वो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। तुम फिक्र मत करो, वो जरूर मानेंगे, और अगर वो ना माने तो उसका हल है मेरे पास। वालिदैन जो बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनकी आंख में आंसू तक नहीं देख सकते, आखिर पसंद की शादी पर वो रजामंद क्यों नहीं होते? ये जो इतराज करने वाले होते हैं ना, ये ज्यादा लड़की वाले होते हैं कि वो समझते हैं शायद हमारी जो स्टेटस है उससे कम कर लड़का जो है वो हमारी बेटी में पसंद करे। हमारे दियार, हमारे माशरे के अंदर एक तरफ ऐसा मामला पाया जाता है कि लड़का और लड़की शादी के सिलसिले में, निकाह के सिलसिले में अपनी किसी राय का इजहार ही नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बाज़ कबायली इलाकों के अंदर ये रिवाज पाया जाता है कि अगर वो ये बात जुबान से निकाल दे
تو اس کو ایک ناقابل معافی سانحہ جرم قرار دیا جاتا ہے. یہ شرعاً ناجائز طریقہ کار ہے، شرعاً بالکل حرام طرز عمل ہے. ماں باپ کے خوش نہ ہونے کی وجہ کئی دفعہ تو سمجھ میں آتی ہے اگر وہ یہ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ اس بچے کا یہ فیصلہ اس کے اپنے حق میں صحیح نہیں ہے. لڑکی کے ساتھ ہم نے عزت وابستہ کر لی ہوئی ہے، اور وہ عزت اس لیے وابستہ کر لی ہوئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکی جو ہے وہ اگر کسی قسم کی ایسی حرکت کرے گی تو اس میں پورے خاندان کی لٹیا ڈبو دے گی. اور یہ وہ خوف ہوتا ہے معاشرے کا جس کی وجہ سے ہم لڑکی کو زیادہ پروٹیکٹیو ہو کے اور زیادہ اس کو جسے کہتے ہیں کہ محبت کی اس خوفناک شکل میں دیکھتے ہیں. کیا شبیر فرزانہ کے گھر رشتہ بھیجتا ہے؟ اور اگر بھیجتا ہے تو فرزانہ کے گھر والوں کا کیا جواب ہوتا ہے؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر اس بریک کے بعد جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. شبیر نے ہر طرح سے فرزانہ کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طور شادی پر رضامند ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. جب بہت منت سماجت کے بعد بھی دونوں کے گھر والے نہ مانے تو انہوں نے وہ کیا جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا. دونوں رات کی تاریکی میں ساہیوال سے گجرانوالا چلے گئے. شبیر اور فرزانہ گجرانوالا پہنچتے ہیں اور 9 فروری کو کورٹ میرج کر لیتے ہیں. معاشرہ ایسے جوڑوں کے کردار کو کیسے دیکھتا ہے؟ معاشرہ جو ہے نا اس طرح کے بچے بچی کو اپنے کلچرل فریم میں، سوشل فریم میں دیکھتا ہے نا تو اس کو پازیٹیولی اپروو نہیں کرتا، اس کو پسند نہیں کرتا. کیا اسلام میں کورٹ میرج جائز ہے جبکہ ولی کی رضامندی اس میں شامل نہ ہو؟ کورٹ میرج کو ہمارا معاشرہ قبول نہیں کرتا. شرعی جواز ہے، قانونی جواز ہے، لیکن کیا ہمارا سماج اسے قبول کرتا ہے کہ میرے گھر سے کوئی میری بیٹی یا میری بہن کورٹ میں جا کے شادی کر لے؟ معیوب سمجھا جاتا ہے. اسلام میں گارڈین شپ کی بڑی نمایاں حیثیت اور اہمیت ہے. کوئی بھی لڑکی جو ہے اگرچہ اس کی اپنی کنسنٹ کو شادی میں بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اپنی کنسنٹ کے باوجود جو ولی کو بائی پاس کر کے لڑکی شادی نہیں کر سکتی. گویا کہ ولی کی رضامندی اور لڑکی کی رضامندی جہاں پہ ایک ہو جائیں گی وہاں پہ شادی جائز ہوگی. نہ ولی لڑکی کو مجبور کر سکتا ہے اور نہ ہی لڑکی ولی کو اگنور کر کے گھر سے باپ کے شادی کر سکتی ہے. کورٹ میرج کی تو کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے قانون میں، اور نہ کورٹس میرجز کراتے ہیں. ہاں، اپنی سیفٹی کے لیے، تاکہ اس کے کوئی کانسیکوینسز ایسے نہ ہوں. اگر ایک لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے عدالت میں یہ کہنے کے لیے صرف، اور ایفیڈیوٹ دینے کے لیے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہوں. لڑکا لڑکی ایسے ہیں جو ہم پلہ ہیں، جسے اصطلاح حدیث کے اندر کفو کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے برابر کے رشتہ دار ہیں یا کم از کم قبیلہ برادری ایک ملتے جلتے ہیں. تو یہ کورٹ میرج شرعاً جائز ہو جائے گی. شرعاً جائز ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ نکاح درست ہو جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین نقطہ ہے ہمیں ذہنوں کے اندر رکھنا چاہیے کہ اس نکاح والے رشتے کے بارے میں قرآن و حدیث کی تعلیم اور ترغیب یہ ہے کہ ماں باپ کو انوالو کیا جائے. کورٹ میرج میں موجود گواہان کہاں سے آتے ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اسلام کی نظر میں یہ نکاح اور گواہان معتبر ہیں؟ گواہ کی بات نہیں، 2 گواہ تو مل ہی جاتے ہیں. لڑکے کے دوست ہو جائیں گے، لڑکی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس کو مطلب اس کی معاونت کرے گا، تو گواہ بھی ان کے اپنے ایسے ہوتے ہیں. اسلام میں اس طرح کے نکاح کی کوئی اہمیت اور حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل.
वो निकाह नहीं होता जिसमें वली और 2 आदिल गवाह मौजूद ना हो। ये किराए के गवाह पकड़ना और वली को बाईपास करके शादी करना, ये दरअसल निकाह के इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने के साथ साथ फैमिली इंस्टीट्यूट्स के लिए भी तबाही का बाइस जो है ये बात बनती जा रही है। शब्बीर और फरजाना अब कानूनी तौर पर मियां बीवी थे, मगर उनकी जिंदगी को खतरा जरूर था। इस वक्त हमारे घर वाले हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। हाँ, हमें यहाँ भी खतरा है। वो तो हर जगह ही होगा। नहीं, मेरा ख्याल है हम कहीं दूर चलते हैं। कहाँ? कराची। कराची? हाँ, हम कराची चलते हैं। मैं अभी जाकर टिकटों का बंदोबस्त करके आता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को अगर सिक्योरिटी के मसाइल हों तो उनके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? अगर दे भी दे प्रोटेक्शन तो कितने अरसे के लिए प्रोटेक्शन देंगे? यहाँ तो ऐसे भी हुआ है कि शादी पसंद की शादी को 10 साल हुए हैं और 10 साल के बाद कत्ल हो गया है, और जबकि मुलजम अक्सर कत्ल करने के बाद अपने आप को कानून के आगे पेश भी कर देते हैं और फांसी लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये आपका मसला है। अगले रोज शब्बीर और फरजाना गुजरांवाला से कराची के लिए निकले और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि कराची पहुंचकर वो एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करेंगे। दोनों गुजरांवाला से कराची जाने के लिए तेज गाम पर सवार हुए। रास्ते में दोनों को फिक्र थी कि कहीं फरजाना के घर वालों को पता न चल जाए। शब्बीर ने अपने हालात बताने और गांव के हालात जानने के लिए अपने कजिन नवाज को फोन किया। तू फिक्र मत कर, मैंने नवाज से बात की है, सब ठीक है। शब्बीर ने अपने कजिन नवाज को अपना राज़दां बना लिया था, मगर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कैसे, ये जानने के लिए जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। कहते हैं राह उल्फत तवील भी है और कठिन भी। कुछ ऐसे ही तजुर्बे से गुजर रहे थे फरजाना और शब्बीर भी। गुजरांवाला से कराची के सफर का एक एक मिनट दोनों प्रेमियों के लिए सदियों के बराबर था। ये ऐसा वस्ल था जो हिज्र से भी कर्बनाक था, क्योंकि सफर में जो पड़ाव पड़ने वाला था वो दोनों के लिए कयामत भी साबित हो सकता था, क्योंकि अब आने वाला था साहिवाल स्टेशन, जहां गाड़ी रुकनी थी, और यही फरजाना और शब्बीर का इलाका भी था। साहिवाल रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी।
और आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। से गाड़ी दोबारा चल पड़ती है और दोनों सुख का सांस लेते हैं कि कोई मसला नहीं हुआ, मगर खौफ और परेशानी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। खौफ और परेशानी ने दोनों का बुरा हाल कर दिया था। गाड़ी चीचावती रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो फरजाना शब्बीर से पानी के लिए कहती है, थोड़ा सा पानी ला दो, मेरा हल्का खुश्क हो रहा है। शब्बीर के नीचे उतरते ही जमीन उसके पांव तले से निकल जाती है, क्योंकि फरजाना के रिश्तेदार बोगियों में उन्हें तलाश कर रहे थे। शब्बीर फौरन वापस पलटता है और फरजाना को बताता है। उसके भी रंग उड़ जाते हैं। क्या हुआ तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? शब्बीर के कजिन ने फरजाना के घर वालों को खबर दे दी और फरजाना के घर वाले उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच चुके थे। हमारे मुल्क में आए रोज इज्जत और गैरत के नाम पर कत्ल होते रहते हैं। ऑनर किलिंग के मुतालिक हमारा कानून और मजहब हमें क्या कहता है? देखिए, ये ऑनर किलिंग के इस्लाम में कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। चाहे आपकी अपनी बीवी जो है उसको आपने अपनी आंखों से भी अगर बुराई करते हुए देखा हो तो इस्लाम में उसके लिए लान का सूल मुकर्रर किया गया कि आदमी जो अपनी बीवी इल्जाम अदालती तौर पर लगाएगा, 4 कस्में खाएगा और बीवी उसको डिनाई करेगी अगर वो ये समझती है मेरे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर बीवी 4 कस्में खा लेती है तो मामला अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में चला जाएगा और उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी। अगर बीवी एडमिट कर लेती है या एक्सेप्ट कर लेती है तो सजा मिल जाएगी। लेकिन ऑनर किलिंग की यानी इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती कि इंसान अपनी बीवी को अपनी आंखों से बुराई का irtikab करते देखे। तो फिर भी इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं दी गई तो उस मौके के ऊपर कानून को अपने हाथ में लेकर इंतकाम में उसको कत्ल कर दे या दो कोप करे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ शादी और निकाह के लिए घर से भाग करके गई है तो उस सिलसिले में ये हो सकता है कि कोई ताजीरी तौर पर उसको सजा दे दी जाए। ये हो सकता है कि उसके साथ कोई आर्जी मुकाता कर लिया जाए या उसको कोई ऐसी मुनासिब सजा दी जाए जिससे उसको इबरत हासिल हो। लेकिन इस सिलसिले में हमारे मुख्तलिफ माशरों के अंदर ये जो रिवाज पा चुका है कि घर से भाग जाने वाली लड़की को कत्ल कर दिया जाए, उसे संगसार कर दिया जाए, उसे दुनिया के अंदर उसको हराम या कारी करार दे करके मार दिया जाए और उसके वजूद का खात्मा कर दिया जाए, ये रिवाज खिलाफ शरीयत है। किसी कबीले का रिवाज हो सकता है, वो अंदरूने सिंध का कोई रिवाज हो, वो किसी फाटा के एरिए का रिवाज हो, इसका मलबा इस्लाम पर ना डाला जाए। कानून खुद एक इम्प्यूनिटी दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑनर किलिंग जो हैं ये खानदान वाले करते हैं और ज्यादातर लड़की के खानदान वाले। तो जब एक लड़की को कोई उसका भाई मार देता है तो कानून में गुंजाइश है कि दूसरे वली जो हैं उसके वो उसको माफ करते हैं और वो उसको माफ कर देते हैं। आज तक कोई ऐसी कन्विक्शन नहीं हुई जो हम कह सकें कि ऑनर किलिंग पर की बुनियाद पर कत्ल किए गए किसी शख्स को कानून ने सही तरीके से पनिश किया है। इस्लाम बुनियादी तौर पर किसी तौर पर भी किसी फर्द को ये हक नहीं देता कि वो काजी की कुर्सी पे बैठ जाए। अक्सर बेशतर उल्सा कि किसी के साथ दुश्मनी है या आपकी निगाह किसी की जमीन पे है, ये ज्यादा जो है ना ये इकोनॉमिक होता है सारी जो झगड़ा है। तो उससे पैसे लेने हैं, आपने ये किया कि अपने किसी अजीज को, बेटी को या रिश्तेदार को, बहन को कत्ल कर दिया, उसकी लाश उठाई जाके तो उसकी तरफ डाल दी जो थे दुश्मन, और दुश्मन को भी कत्ल कर दिया ताकि उसका भी फारुग हो जाए, और फिर कह दिया कि जी ये
तो गैरत के लिए किया था, क्योंकि ये आपस में मेरी बहन से या बेटी से या भाभी से इसने अपना गैर कानूनी मुआशरा लगाया। क्या शब्बीर और फरजाना पकड़े जाते हैं या किस्मत की देवी होती है उन पर मेहरबान? क्या होगा दोनों का अहवाल, जानिएगा इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। 2013 के पहले 7 माह के दौरान 250 से ज्यादा अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है, जबकि साल 2012 में गैरत के नाम पर 391 अफराद मौत के घाट उतारे गए। फरजाना और शब्बीर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं आने वाली चंद घड़ियां उनके लिए क्या पैगाम लाती हैं। गाड़ी एक दफा फिर से चल पड़ती है और दोनों फिर से सुकून का सांस लेते हैं कि इस दफा भी बच गए, मगर शायद फरजाना और शब्बीर ज़हनी तौर पर इस मौका के लिए तैयार थे और फिर दोनों ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। शादी करने वाले लोग वालिदैन की नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बड़ी कमाल की है। आपने कहा कुछ ऐसे आमाल हैं कि जिनका अजाब दुनिया में ही इंसान को भुगतना पड़ जाता है, और उनमें से एक वालिदैन की नाफरमानी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने वालिदैन की नाफरमानी करके घर से भागे हैं तो क़यामत के दिन तो आप रुस्वा हो ही होंगे, अल्लाह दुनिया में भी रुस्वा करता है। और क्या घर से भागकर शादी करने वाली लड़की अपनी खानदानी विरासत में अपना हिस्सा मांग सकती है? विरासत में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, विरासत के कानून में, कि अगर किसी ने अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी की है तो उसको विरासत से महरूम किया जा सकेगा। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि उसका कोई ताल्लुक इनहेरिटेंस से नहीं है। विरासत ये कुरान करीम की सूरत उन्निसा के अंदर एक ऐसे हक के तौर पर बयान किया गया है जो गैर इख्तियारी हक है, जबरी हक है। कोई लड़की अपने घर से चाहे भाग जाए और वो चाहे पसंद की शादी करे और चाहे वो शादी के मामलात में माँ बाप की रजामंदी का लिहाज रखे या ना रखे, विरासत उसको फिर भी मिलेगी। विरासत तो बाप का इंतहाई मुखालिफ तरीन बंदा भी जो है, आप उसको आग करने का तस्वर इस्लाम में नहीं। बाप का दुश्मन भी हो जाए विरासत में इसका हक है। शब्बीर और फरजाना बुरी तरह जख्मी होते हैं और उनको चीचा वतनी अस्पताल ले जाया जाता है और जहां से उन्हें साहिवाल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता है। अस्पताल में दोनों का इलाज होता है, दोनों के वरिसा पहुंच जाते हैं। मौका की नजाकत देखते हुए पुलिस भी सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दी जाती है और फैसला ये होता है कि गांव की पंचायत दोनों फरीकैन का फैसला करेगी। हमारे कानून में पंचायत को क्या हैसियत हासिल है और इस तरह के केसेस में शफाफ और गैर जानिबदार फैसले के कितने चांसेस होते हैं? पाकिस्तान में सिंध हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जिरगे और पंचायतें कोई हैसियत नहीं रखती। अगर उनको फॉर्मल लॉ ने कोई हैसियत नहीं दी तो ये लोकल सतह पर अगर जिरगे कायम करके और फौजदारी मामलात में किसी किस्म के कोई फैसले किए जा रहे हैं और सजाएं दी जा रही हैं तो फिर वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो अदालतों की है वो पामाल की जा रही है और ये अज खुद एक ऑफेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का पहला प्रिंसिपल है लॉ स्टेम्स आउट फ्रॉम द नॉर्म्स एंड मोरल्स ऑफ द सोसाइटी। कानून जो है लोगों के रस्म रिवाज से बनता है। पंचायत एक रस्म रिवाज की सूरत हाल है। उस रस्म रिवाज कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, किस तरह बदलेगा, इसके लिए माशरा तब्दील हो तब बदला जाता है। ये पंचायत लाहौर में भी होती थी और कराची में भी होती थी, अब क्यों नहीं होती? वो माशरा बदल गया।
یہ پنچایت گاؤں میں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ معاشرہ ابھی تک نہیں کھڑا ہوا. ریسٹوریٹو جسٹس کے تحت بجائے کہ جرم کرنے کو سزا دی جائے اس سے اس کو کمپنسیٹ کروا دیا جاتا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے. تو پنچایت بھی وہی چیز ہے، کمپنسیشن پنچایت وغیرہ وہی چیز ہے، اور پنچایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اور پنچایت کے سامنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ کمیونٹی کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کون کیا ہے، اس نے کیا جرم کیا ہے، آیا کیا ہے یا نہیں کیا، کن حالات میں کیا ہے. لیکن پنچایت کے جو فیصلے جو حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے پورا پنچایتی سسٹم بدنام ہو جاتا ہے. پنچایت نے دو پریمیوں کے مستقبل کا کیا فیصلہ کیا؟ ظلم کہانی کا آخری پڑاؤ دیکھیے گا اس بریک کے بعد. جڑے رہیے ظلم کہانی کے ساتھ. گزشتہ 3 سال خواتین پر بہت بھاری رہے. اس دوران انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے 4706 واقعات رونما ہوئے اور پاکستان بھر میں 1705 خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا. جہاں غیرت کے نام پر خون کی ندیاں بہہ جائیں، جہاں برادری سے باہر رشتہ جوڑنے کی سزا موت ہو، جہاں رسم و رواج کی سلیب نوجوان نسل کو اٹھانی پڑے، وہاں عزت اور محبت کے مابین چھڑی جنگ کو ختم کرنا آسان نہیں. پنچایت بیٹھی اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا. پنچایت نے بظاہر تو دونوں فریقین کی صلح اور راضی نامہ کروا دیا، مگر اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ شبیر فرزانہ کو طلاق دے گا. اگلے روز چند افراد اسٹامپ فروش کو اپنے ساتھ لے کر ہسپتال آئے اور انہوں نے خالی اسٹامپ پیپرز پر شبیر کے انگوٹھے لگوائے جو دراصل صلح نامہ اور طلاق نامہ تھے. فرزانہ کی جان کو لاحق خطرے کے باعث اسے دارالامان بھیج دیا گیا. فرزانہ کا کہنا تھا کہ اگر شبیر بھی اسے رکھنا نہیں چاہتا تو وہ خودکشی کرے گی. شبیر اور فرزانہ کی ظلم کہانی نے لیا ایک نیا موڑ جب کچھ دن بعد شبیر کا فون آیا ظلم کہانی کی ٹیم کو. لڑکی فرزانہ وہ دارالامان ہے. اچھا بھائی میرے بارے میں نہ میری ملاقات ہونے دن دیتا ہے نہ کوئی دلیری میں طلاق لیتی ہے، وہ میری زبردستی ہوئی ہے. کیا زبردستی طلاق ہو سکتی ہے جبکہ لڑکی بھی رضامند نہ ہو؟ ایسی طلاق کی قانوناً اور شرعاً کیا حیثیت ہے اور زبردستی طلاق کروانے والوں کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جہاں شادی بغیر کنسنٹ کے نہیں ہو سکتی وہاں پر ڈیورس بھی کسی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس کی شادی ڈیزالو نہیں کی جا سکتی. یہ بات تو حتمی قانون کے اندر موجود ہے. اس کے اندر قوانین موجود ہیں ہمارے تعزیرات پاکستان میں جہاں فورسبلی کوئی ایکٹ ایسا کروایا جائے کسی سے جو غیر قانونی ہو تو اس کی سزا موجود ہے. کسی کو زبردستی کسی کی طلاق دلوانا یا شادی پہ مجبور کرنا، اس کے لیے باقاعدہ پاکستان میں قانون سازی بھی کی گئی ہے جس میں وومن پروٹیکشن ایکٹ میں سیکشن 365B پی پی سی میں پاکستان پینل کوڈ میں ایڈ کی گئی ہے جس کے تحت اس کی سزا عمر قید تک ہو سکتی ہے. گن پوائنٹ پر اگر طلاق لکھوائی جائے یا لکھ کر سائن کروائے جائیں یہ طلاق نہیں ہوتی. اس کے بارے میں واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے. اگر زبردستی طلاق گن پوائنٹ پر جان کو مار دینے کی دھمکی کے ساتھ اگر طلاق لکھوائی جائے گی یا لکھے ہوئے پیپر پہ سائن کروائے جائیں گے یہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر زبردستی طلاق بلوائی جاتی ہے تو یہ طلاق ہو جائے گی. بولنے میں اور لکھنے میں یہ شرعی اعتبار سے فرق ہے. فقہ شافعی میں اور فقہ مالکی میں زبردستی اگر بلوائی بھی جائے تو طلاق نہیں ہوتی ہے. اور کورٹ کو شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ان چاروں فقہوں میں سے کسی ایک فقہ کے مطابق اپنی فیصلے یا اپنی ڈگری جاری کر دیں تو پھر وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. لہذا جج کو اس بات کا شریعت نے اختیار دیا ہے اگر وہ فقہ شافعی کو لے لیتا ہے، فقہ مالکی کو لے لیتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو پھر اسی فیصلے کو شرعاً بھی نافذ العمل سمجھا. اسلام میں زبردستی طلاق دی کسی طور پر جب تک طلاق دینے والا خود راضی نہ ہو اسلام میں زبردستی طلاق. اس کے اوپر بہت بڑی فقہ کی بحث ہے.
कुछ लोग समझते हैं कि हो गई, लेकिन अक्सरियत ये समझते हैं कि जबरदस्ती तलाक। पाकिस्तान में घर से भागकर शादी, तलाक और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे मौशरती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर एक खसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान में घर वालों की पसंद के मुकाबले में अपनी पसंद से कोर्ट मैरिज करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ताहम मुआशरे में अभी भी कोर्ट मैरिज और घर से भागकर शादी की मुखालफत करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है और ऐसे भी वाकयात देखने में आते हैं जब शादी करने के जुर्म में लड़के और लड़की को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गुज़िश्ता बरस गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के वाकयात पर नजर दौड़ाई जाए तो पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ये वाकयात बिलतरतीब ज्यादा रहे और अगर आबादी के तनासुब से देखा जाए तो सिंध में शरह ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 391 थी, जबकि 2013 में यही तादाद 900 तक पहुंच गई। इस वक्त पाकिस्तान में गैरत के नाम पर होने वाले जराइम के खिलाफ काफी हद तक कानून साजी कर दी गई है, मगर अवाम उन्नास में आगाही फैलाना अभी बाकी है। हमारे यहाँ कोर्ट मैरिजेस और भागकर शादी करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? जनरेशन गैप, औलाद में और वालिदैन के दरमियान खलीज पैदा हो रही है। औलाद किसी और तरह सोच रही है और वालिदैन किसी और तरह सोच रहे हैं। ये सारे नौजवान मजबूर हो जाते हैं कि वो घरों से भागें। क्यों? इसलिए कि इधर माँ बाप भी तो शरीय तकाजों को पूरा नहीं करते ना। माँ बाप के लिए भी तो शरीयत की तरगीब ये है कि अपनी औलाद की चाहतों को भी कम से कम सामने रखो। वो घर से निकलने पर मजबूर क्यों होते हैं? वो तब होते हैं जब खानदान उनकी इस फैसले को सपोर्ट नहीं करता। मासूमियत का एक अंसर होता है लड़कियों के अंदर, जिसकी वजह से वो जल्द ट्रैप हो जाती हैं। इस तरह के वाकयात से बचने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए और अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए? जब औलाद कोई बड़ा फैसला करने पर आमादा हो जाए तो वालिदैन को भी हालात व वाकयात को देखते हुए अपने अंदर एक लचक रखनी चाहिए। सबसे पहला बुनियादी फरीजा वालिदैन का है कि वालिदैन अपने बच्चों की ऐसे खतूत पे तरबियत करें कि वो इस तरह के इंतहाई कदम उठाने की तरफ ना जाएं। अगर तरबियत शरई माहौल के अंदर हो, दीनी माहौल के अंदर हो। कोर्ट मैरिजेस, ऑनर किलिंग और तलाक जैसे रुझानात से बचने के लिए हम इनफरादी तौर पर और बहैसियत कौम क्या कर सकते हैं? इनफरादी काम यह है कि हमें अपने घर का माहौल अच्छा रखना है, तरबियत औलाद की बहुत अच्छे अंदाज से करनी है। दूसरी चीज, इज्तिमाई तौर पे हमें क्या करना है कि सोसाइटी बनती है कई इदारों को मिलाने से, कई इदारों के मिलाप से। हर इदारे को अपना काम करना चाहिए। तो मुआशरे का जो मॉरल स्ट्रक्चर है उसको एलिवेट करने की जरूरत है और एलिवेशन के लिए ज़ाहिरी बात है सबसे बड़ी जो जरिया है वो एजुकेशन है, अवेयरनेस है। और अवेयरनेस के कई सोर्सेज हैं जिनमें किताब भी है, लिटरेचर भी है, मीडिया भी है। ये सारे के सारे जराए को इस्तेमाल करते हमें लोगों तक ये पैगाम देना चाहिए कि अगर आपने अपनी लाइफ का कोई वाइटल स्टेप या क्रूशियल स्टेप आपका मरहला आगे उठाने का, तो अपने वालिदैन को इत्मीनान में लें, उनको अपना दिल की ख्वाहिशात कन्वे करें। कल कला जो आपने पूरी सोसाइटी के प्रेशर को बेयर करना है तो वक्ती तौर पर अगर आप घर के दबाव को बेयर कर लें तो ये बात जो बेहतर है, बजाय इसके कि आप सोसाइटी के अंदर जो है एक्सपोज हो जाएं, बदनाम हो जाएं और बाद में आप एक दूसरे को निभा भी ना कर सकें। निभा ना करने की सूरत में पलटने के इम्कान भी ना रहे, तो ये बात से बेहतर है कि आप वक्ती तौर पर वालिदैन का दबाव बर्दाश्त कर लें। मुझे अपने वालिदैन के सामने गुफ्तगू भी करनी है तो कुरान क्या कह रहा है कि ऊंची आवाज से गुफ्तगू ना करो। मुझे उनके मशवरों को अहमियत देनी है, उनके मशवरों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है और वालिदैन के तजर्बात को दस्तूर हयात के तौर पर सामने रखना है। मुझे अपना मिजाज, अपनी चाहतों को कुर्बान कर देना है कुरान के दरबार की चौखट के सामने, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के सामने। इन खतूत पर अगर तरबियत होगी तो लड़की के अंदर, लड़के के अंदर इस तरह के रुझानात परवान नहीं चढ़ेंगे। मैं समझती हूँ कि वो चीजें जिससे बातें घरों के अंदर रहनी चाहिए और उनको घर में ही हल कर देना चाहिए, ये ऐसा तरीके से, न कि कोर्ट में ले जाके माँ बाप को जो है फिर रुसवाई का सामना करना पड़ता है और फैमिली को भी रुसवाई का सामना करना पड़ता है। तो मामलात को ऐसा तरीके से घर पे हल करना मैं समझती हूँ कि यही बेहतरीन तरीका है। कौम की हैसियत से तो हम हर वाक़े पर अपना एक नजरिया या अंदिया नहीं दे सकते, लेकिन जनरली तो ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि शादी अगर करनी है तो उस जोड़े ने निभाना है। कोशिश सबसे ज्यादा ये की जाए कि उनकी कंसेंट उनकी पसंद से हो
वो चाहे माँ बाप अरेंज करें या लड़का और लड़की मिलने के बाद इस बात का फैसला करें कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ये एक अच्छे माहौल के लिए एक अच्छी सोच होगी। मोहब्बत के मौजू पर लाइमतनाही बहस जारी रहेगी। सतही फिल्में और कहानियां नौजवान नस्ल को गुमराह करती रहेंगी। मजहब के तर्जुमान हदूद का तयन करते रहेंगे। वालिदैन औलाद और अना में तवाज़ुन ढूंढते रहेंगे। नाम नेहाद पंचायतें इसी तरह दूसरों की तकदीर लिखती रहेंगी। मगर क्या सदियों से जारी इस बगावत के जेर असर हमारी नौजवान नस्ल यूं ही घर की दहलीज फलांगती रहेगी? और क्या हमारी तालीम तरबियत और इखलाकियात पर सवालिया निशान हमेशा यूं ही कायम रहेगा?